डियर स्टूडेंट्स, हमने किया था लास्ट लेक्चर के अंदर कुछ क्रॉप्स के ऊपर डिस्कशन। चैप्टर चल रहा था हमारा एग्रीकल्चर, क्लास 10th ज्योग्राफी से। और उसके बाद में आज जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है एक और नई कैटेगरी के ऊपर, कि क्रॉप्स में एक और नई कैटेगरी कौन सी है और उसमें कौन कौन सी क्रॉप्स को हम ऐड करते हैं और एग्जाम में कौन कौन सी क्रॉप्स हमसे पूछी जा सकती है। इसी के ऊपर होगा हमारा आज का लेक्चर। तो चलते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया दैट वाज शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड टी। हमने साथ ही साथ कॉफी के ऊपर भी पढ़ा, कई जगह पर कोको के बारे में बताया, लेकिन इतना डिटेल में हमने नहीं पढ़ना है। आ जाइए आज के लेक्चर के ऊपर, और उसमें सबसे मेजरली इंपॉर्टेंट है हमारा हॉर्टिकल्चर। देखो, इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट, ठीक है। आप थोड़ा सुन के हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन हार्वेस्ट ग्रो करना भी एक तरीके का आर्ट है, और उसमें हॉर्टिकल्चर का नाम काफ़ी ज़्यादा आजकल इम्पॉर्टेंट है। इसको बहुत जगह पर देखा जाता है, और मैक्सिमम गाँव में आजकल जहाँ पे एग्रीकल्चर को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वहाँ पे इस तरह का जो क्रॉपिंग है वो किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर क्या है? एक तरीके का कल्टीवेशन करने का टाइप है। और इसमें क्या कल्टीवेट किया जाता है? इसके अंदर मेडिसिन प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, इसमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो किया जाता है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर, इन सभी चीज़ों को ग्रो किया जाएगा। सिंपल फॉर्म है कि हॉर्टिकल्चर इज अ काइंड ऑफ आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग प्लांट्स इन गार्डन्स टू प्रोड्यूस फूड और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स और सम कंफर्ट एंड ऑर्नामेंटल पर्पसेस। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिनको हम घर में केवल सजाने के पर्पज से रखते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम मेडिसिन वगैरह बना सकते हैं। तो जितने भी हॉर्टिकल्चरलिस्ट हैं वो सारे एक तरीके से, चाहे कल्चरलिस्ट हों चाहे एग्रीकल्चरलिस्ट हों, वो इनको ग्रो करते हैं। इसके अंदर बेसिकली फ्लावर को, फ्रूट्स को, नट्स को, वेजिटेबल्स को, इसमें हर्ब्स को भी यूज़ किया जाता है। और कुछ तो या तो ये ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए किए जाते हैं या फिर लॉन फॉर्म्स में, ठीक है। इसका जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत सारे गांव में जब आप जाते हो, टूर पे कभी निकलते होंगे, तो आपने बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस पे देखा होगा ऐसे कई सारे शेल्टर बनाए हुए होते हैं इस तरह की शेप में, और उसके अंदर इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे। देखिएगा आप, जब मैंने देखो यहाँ पर भी दिखा रखा है, ये वाला फोटोग्राफ आप देखो, अमूमन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जब आप रास्ते से जा रहे होते हो तब आपको इस तरह की प्लेसेस देखने को मिलते हैं। एक तरीके का शेल्टर है, जितनी नीड धूप की होगी उतनी ही धूप इन तक पहुँचेगी, ठीक है। और काफ़ी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जहाँ से इस तरह के प्लांट्स को, क्योंकि एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर वो एक्स्ट्रा केयर इनको मिल जाती है। आजकल काफ़ी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। मैंगो, अब क्योंकि जब हम फ्रूट्स की, फ्लावर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज बताई गई है। स्पेशली यहाँ पे हमने फ्रूट्स को लिया है। इनमें अलग अलग जगह पर फ्रूट्स को कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है और कहाँ कहाँ उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है, वी विल डिस्कस अबाउट। तो मैंगोज तुम जानते ही हो, फलों का राजा, और हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, बहुत सारी वेराइटीज़ में होता है। तो मैंगो हमारे यहाँ पर जो मिलता है वो मिलता है हमें आंध्र प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, यूपी में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में। ऑरेंज की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है नागपुर। नागपुर के जो ऑरेंज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। और चेरापूंजी एक जगह है, वहाँ से भी हमें ऑरेंजेस मिलते हैं, और यहाँ पे जो ऑरेंजेस होते हैं उसको एक्सपोर्ट करने के पर्पज़ से प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। बनानास आप जानते हो, कॉमर्शियल क्रॉप में भी इसको काउंट किया जाता है, क्योंकि बनानास की जो लीव्स होती हैं उससे बहुत सारी दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। बनाना, और तुम जानते हो एज अ फ्रूट भी हम इसको यूज़ करते हैं। बनाना केरला में, मिजोरम में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र के अंदर बनाना हमें देखने को मिलता है, काफ़ी प्रोडक्शन होता है। लीची के साथ और गवावा के साथ भी यही सीन है कि यूपी और बिहार में इसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा देखा जाता है। पाइनएप्पल्स की बात की जाए तो मेघालय में, ग्रेप्स की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में, एप्पल्स की बात की जाए, पियर्स, एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स, इनको जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ठंडे जो इलाके होंगे जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इन जगहों पर इनको ग्रो किया जाता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, इस चैप्टर में से जो आपको इंपॉर्टेंटली याद करना है वो है आपका राइस, आपका वीट, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उधर से कॉटन आपसे पूछ सकता है, जूट पूछ सकता है, जिसको हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और आपको इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। हाँ, लेकिन 1 मार्क क्वेश्चन है, हो सकता है इन क्वेश्चंस को पूछ लें, और दे रखा है आपकी बुक में, तो इसको एक बार डिस्कस करना भी ज़रूरी है। इंडिया के अंदर, इंडिया जो बेसिकली प्रोड्यूस करता है इस तरह की टोटल वेजिटेबल्स को, उसके अंदर इसका 13% है। टोटल वर्ल्ड में जितना ही वेजिटेबल ग्रो होता है उसके अंदर इंडिया का जो पोजीशन है दैट इज़ 13%। एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है पी, अनियन, कैबेज एंड कैलीफ्लावर, टमाटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो, इन सभी के अंदर इंडिया का जो
पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड की मैंने आपको बताया टोटल 13% जो वेजिटेबल्स हैं वो इंडिया के थ्रू है, ठीक है। कंजप्शन भी नो डाउट ज़्यादा है, इस कारण भी ऐसा सिचुएशन है। तो आपको इसमें क्या याद करना है, आपको ये वाला डेफिनेशन याद करना है, और इस डेफिनेशन की बिहाफ पे हम ये चीज़ जानेंगे कि कल्टीवेशन करना इट्स नॉट अ काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली, इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट एज वेल। इस आर्ट के थ्रू आप मेडिसिन प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, ऑर्नामेंटल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, नट्स को, वेजिटेबल्स को और हर्ब्स को भी आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। और इसके बिहाफ में कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्टर भी बन सकते हैं, इवन हम एक्सपोर्टर हैं भी, ठीक है। सो हमने देखा कि कहाँ कहाँ पर इंडिया में फ्रूट्स और कहाँ कहाँ पे वेजिटेबल्स और कौन कौन से वेजिटेबल फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं और जिनका एक्सपोर्ट होता है। तो हॉर्टिकल्चर के बारे में तो तुम शायद जान चुके होगे। अब आ जाइए, इंपॉर्टेंट जो अपना टास्क है वो है नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना वो है रबर। चाहे आपके ज्योमेट्री बॉक्स हो, पेंसिल बॉक्स हो, आपके हेयर बैंड्स में लगा हो, या फिर आपके घर में कोई भी स्ट्रेचेबल कोई भी चीज़ हो, उसमें कहीं ना कहीं रबर का यूज़ होता ही होता है। आप शायद पहले से भी जानते होंगे, नहीं जानते हो तो बता देता हूँ। ये हमें कहाँ से मिलता है, एक पेड़ से मिलता है। इस पेड़ से एक वाइटिश कलर का लिक्विड निकलता है जिसको सुखाया जाता है, वो गाढ़ा हो जाता है, फिर प्रोसेस किया जाता है और कहीं ना कहीं फिर वो स्ट्रेचेबल कंडीशन में आ जाता है, जिससे कि दूसरे सब प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा, डू यू नो व्हाट इट इज कॉल्ड? लेटेक्स, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? लेटेक्स। ये वाइट कलर का जो लिक्विड आप देख रहे हो ये पेड़ों से निकलता है और इसको फिर क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद में कहीं ना कहीं इसको दूसरे जो हमारे यूजेबल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें इसको कन्वर्ट किया जाता है और फिर हम इसको यूज करते हैं। क्या क्या चाहिए भाई? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो ट्रॉपिकल जोन में होता है, ट्रॉपिकल वेट जोन में होता है। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं चाहिए, मिनिमम 20 और 25 के बीच में। रेनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है, 200 सेंटीमीटर टू 300 सेंटीमीटर। कई जगह पर आपको यहाँ पे 400 सेंटीमीटर भी देखने को मिलेगा अलग अलग बुक्स में। अगर हम सॉइल की बात करें तो इसमें लैटराइट, क्लेई, लोमी सॉइल मिलती है, अलूवियल सॉइल के अंदर भी मिल सकता है और लावा सॉइल के अंदर भी। और आप जानते ही हो अलूवियल सॉइल तो सबसे ज़्यादा एक तरीके का आइडल सॉइल है सभी प्लांट्स के लिए। इंडिया की अगर रैंक की बात करें तो वी हैव 5th रैंक अमंगेस्ट ऑल द नेशंस जो भी प्रोड्यूस करते हैं रबर का प्रोडक्शन जहां किया जाता है। इंडिया के अंदर जो केरला है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है, अप्रॉक्सीमेटली 90 to 91% के आसपास। कुछ बुक्स में 90% है, कुछ में 91% है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो ना, कहीं आप कहो कि सर वहाँ तो 90% है, कहीं आप कहो सर यहाँ तो 400 सेंटीमीटर है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आपको अगर एक एवरेज की बात करें तो 200 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर और या 91% कर दीजिएगा, ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ होता है? तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, गारो हिल्स ऑफ हिमालयाज आर द अदर प्रोड्यूसर्स। गारो हिल्स कहाँ पड़ती है? मेघालय वाली जो रेंज है वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे में इन सभी जगहों पर क्या प्रोड्यूस किया जाता है? रबर। रबर क्या है? नॉन फूड क्रॉप। और इसका एक्चुअली जो प्रोडक्शन होता है केवल और केवल मेन जो इनका पर्पस होता है वो होता है कॉमर्शियल पर्पस, मतलब ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से। वर्ल्ड में भी अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड में भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पे रबर का प्रोडक्शन होता है। एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, चाइना, इंडिया, ये जो रैंक के हिसाब से यहां दिया हुआ है तो थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो श्रीलंका हमारे बाद आता है, फिर इसके बाद फिलीपींस आ जाता है, वियतनाम, कंबोडिया, जायरे, ब्राजील, इक्वाडोर एंड थाईलैंड में भी रबर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, आपको इसमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है। लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, लेकिन हाँ जो छोटा क्वेश्चन बन सकता है इससे वो देख लेते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखना छोटा क्वेश्चन क्या बन सकता है। पूछ सकता है आपसे टेम्परेचर कितना चाहिए, आपसे पूछ सकता है कितनी रेनफॉल चाहिए। एक और चीज़ आपसे पूछेगा कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है और कौन सी, आपको हिल्स का नाम पूछ ले तो बताना है आपको गारो हिल्स, ठीक है। अच्छा, इन सब के बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट नॉन फूड क्रॉप विच इज टबैको। फोटो देख के कंफ्यूज मत हो जाना, कहीं आप इसको कैबेज समझ लो, कैबेज नहीं है।
जब ये ग्रो हो रहा होता है तो बिल्कुल इस तरह से ही होता है, फिर इसको सुखाया जाता है, प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद जो आप टबैको देखते होंगे वो इस तरह का बनता है। ठीक है, मतलब जब ग्रो होता है तो ग्रो होने के बाद इस तरह की ग्रीनरी होती है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है, फिर उसको यूज़ करने लायक बनाते हैं। हालांकि यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। चलो भाई, अच्छी बात। प्रोडक्शन जोन कौन सा है? ट्रॉपिकल जोन चाहिए, सब ट्रॉपिकल जोन चाहिए इसको। टेम्परेचर की बात की जाए तो एवरेज टेम्परेचर लगभग इतना 18 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में। रेनफॉल भी अप्रॉक्सीमेटली कॉमन सा ही है, 60 सेंटीमीटर टू 100 सेंटीमीटर के बीच में है। सबसे बेस्ट जो सॉइल इसको मिलनी चाहिए वो होती है सैंडी लोमी सॉइल्स। ठीक है, हालांकि जो इसको सॉइल चाहिए वो ऐसा स्पेसिफिकली कोई सी सॉइल नहीं है, बट हर तरीके की सॉइल में ग्रो हो जाती है, लेकिन सैंडी लोमी सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक रहती है इसके लिए। ठीक है, और कोई भी सॉइल हो जिसमें मिनरल्स अगर हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ ग्रो किया जा सकता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में गुजरात है, यूपी है, इसके अलावा कर्नाटका है, कुछ ऐसी जगह हैं, इन जगहों पर आपके टबैको ग्रो किया जाता है। ठीक है, राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है जहाँ पे टबैको होता है, और भी बहुत सारे स्टेट हैं, थोड़ी थोड़ी हर जगह पर टबैको ग्रो होता है। ठीक है, हालांकि टबैको के बारे में एक कंडीशन है कि इंडिया में हर किसी को परमिशन नहीं है, जो भी ऐसी नशीली चीज़ें होती हैं उनका ग्रो नहीं कर सकते। परमिशन लेने के बाद ही लाइसेंस जिसके पास होता है वही इन सब चीज़ों को ग्रो करते हैं। ठीक है, अगर हम प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड देखें तो टबैको का प्रोडक्शन होता है चाइना में, यूएसए में, इंडिया में। इंडिया हैज़ द 3rd पोजीशन, कई जगह पर इसको 2nd रैंक भी दी गई है, लेकिन नहीं, आपको अपनी बुक के साथ चलना है। इंडिया हैज़ 3rd पोजीशन इन प्रोड्यूसिंग टबैको। इसके बाद ब्राज़ील, यूक्रेन, अजरबैजान, रशिया, इटली, टर्की, ग्रीस, बुल्गारिया, जिम्बाब्वे और जापान जैसे कंट्रीज़ में भी टबैको का यूज़ होता है। वहाँ पर तो जो टबैको होता है वो केवल सिगरेट्स के लिए यूज़ किया जाता है, हमारे यहाँ इसको डायरेक्टली भी लोग यूज़ करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। अगेन आई एम सेइंग। ठीक है, सो इस तरह से ये 2 क्रॉप्स हमने पढ़ी है। एक है नॉन फूड क्रॉप के अंदर सबसे पहले रबर, और फिर हमने दूसरा देख लिया टबैको। इन 2 के बाद आ जाते हैं हमारे एक और नई कैटेगरी पर। दैट कैटेगरी एक्चुअली इज़ फाइबर क्रॉप्स। इसको थोड़ा सा आँख खोल के, कान खोल के देख लेना और सुन लेना। इसमें से कॉटन जो है इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है। अभी तक जो 2 हमने पढ़ी उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट हाँ, कॉटन का इंपॉर्टेंस है। कॉटन और जूट का इंपॉर्टेंस है। हम इसके बाद में जूट भी पढ़ेंगे। फाइबर क्रॉप है, सिंपल सी बात है, जिसमें फाइबर हमें मिलता है। इस तरह की क्रॉप जिसमें फाइबर हमें मिले, दैट इज़ फाइबर क्रॉप। उसमें से सबसे पहले है कॉटन। कॉटन हमारे देश के अंदर मैक्सिमम, क्योंकि हमारा जो कंडीशन है, क्लाइमेट जोन है या एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे गर्मी थोड़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसके लिए एक ज़रूरी हो जाता है कि हमारा जो अटायर हो वो इस तरह का हो जो गर्मी को थोड़ा सा हमारे लिए सूदिंग बना दे। तो कॉटन हमारे यहाँ पर कपड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और केवल हमारे लिए नहीं, हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैप में आपसे पूछा जा सकता है। और एक और चीज़ याद रखें, कॉटन के साथ में सिचुएशन ये भी है कि ये केवल कपड़ों के लिए नहीं और कई सारी चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो कॉटन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें कि कॉटन खरीफ क्रॉप है, और ये कॉटन बॉल जो आपको दिख रही है, पहले फ्लावर होता है, फिर ये सूखता है, सूखने के बाद में इस तरह के जो फाइबर्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। फाइबर क्रॉप है। फाइबर क्रॉप से तुम जानते ही हो कि इसमें फाइबर्स हमें मिलेंगे। इसको अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8 मंथ चाहिए मैच्योर होने के लिए। मैच्योर का मतलब जब से ग्रो होती है और लास्टली जब तक ये कॉटन बॉल्स हमें मिलती हैं, वो मिलती है लगभग 6 से 8 महीने के अंदर। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसके बाद में अगर हम देखें इसको कहाँ कहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये ट्रॉपिकल एरिया है और सब ट्रॉपिकल एरियाज के अंदर कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता है। अब एक बार तुम सोच के देखो, पहले तो ये देखो खरीफ क्रॉप है, तो खरीफ क्रॉप है तो टेम्परेचर कैसा चाहिए होगा, तुम जानते ही हो। रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप और जायद क्रॉप, जब मैंने इसको इनिशियली तुम्हें बताया था तब आपने ये जाना था कि खरीफ क्रॉप जो होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मॉनसून वाला जोन। जब बरसात, रेनी जो कंडीशंस होती हैं वो, तो रेनी कंडीशंस हैं जिस टाइम पर इसको बोया जा रहा है तब तो रेन होना चाहिए, और जब इसको हार्वेस्ट किया जा रहा होता है तब कंडीशन आ जाती है रबी सीजन की शुरुआत की। ठीक है, तो ये वो कंडीशंस हैं। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है लगभग 21 सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक का चाहिए होता है। रेनफॉल भी लगभग एवरेज सही है 50 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के बीच में। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप सॉइल कैसी दोगे। तो तुम जानते हो कि हमने जब ब्लैक सॉइल पढ़ा था उसको हमने कॉटन सॉइल के नाम से भी डिनोट किया था।
तो ब्लैक सॉइल इसके लिए सबसे ज़्यादा आइडल है। वैसे तो किसी भी सॉइल के अंदर इसको आसानी से आप ग्रो कर सकते हो, वैरायटी ऑफ सॉइल्स के अंदर आप इसको ग्रो कर सकते हो, लेकिन सबसे आइडल इसके लिए ब्लैक सॉइल है। क्यों है ब्लैक सॉइल? क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर को होल्ड करने का एक कैपेबिलिटी होता है, इसकी एबिलिटी है कि रिटेन कर सकती है मॉइस्चर को, और जब ये ग्रो हो रहा होता है तो इसको चाहिए होता है वाटर, ठीक है, मॉइस्चर इसको चाहिए होता है। दूसरी सॉइल में क्या होता है, एब्जॉर्वेशन पानी का बहुत तेजी से होता है, जिसके कारण से मॉइस्चर वहां से खत्म हो जाता है। लेकिन ब्लैक सॉइल क्या करता है, पानी को होल्ड करके रखने की कैपेबिलिटीज रखता है, इसलिए इसके अंदर बहुत ही आइडल है ब्लैक सॉइल। इसके बाद में इसको आप अलुवियल सॉइल पे भी ग्रो कर सकते हो, सतलुज गंगा प्लेन्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, और बहुत सारी चीजें इसके अंदर के राजस्थान के अंदर के भारत के अंदर कहाँ कहाँ आपको कॉटन ग्रो करते हुए दिख जाएगा, तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। गंगा सतलुज प्लेन की बात अगर आप कर रहे हो तो उसके अंदर प्रायरली आते हैं पंजाब एंड हरियाणा। और अगर आप डेक्कन प्लेट्यू की बात कर रहे हो, तुम जानते हो सतलुज रिवर, नर्मदा रिवर के नीचे वाला जो एरिया है वहां पर मिलता है हमें डेक्कन प्लेट्यू, और उनमें आ जाता है आपके गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इन जगहों पर कॉटन आपको ग्रो होते हुए दिख जाएगा। बाकी और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे कॉटन ग्रो होता है, बट दे आर मेजर। वर्ल्ड वाइड अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड वाइड बहुत सारे, लंबी लिस्ट है एक जहां पे कॉटन प्रोड्यूस होता है। उनमें से कुछ हैं यूएसए, चाइना, ब्राजील, यूक्रेन, इंडिया, मैक्सिको, पाकिस्तान, इजिप्ट एंड मैनी मोर, ठीक है। इंडिया का देखा जाए तो वैसे इसके हिसाब से हमारे इंडिया का 4th रैंक है, और अगर 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का रैंक जो हो चुका है वो हो चुका है बेटा 1st। इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉटन को, ठीक है। हमारे यहाँ की नो डाउट हमारे यहाँ से कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी थोड़ी कम है, और टेक्नोलॉजी के कम होने के कारण हम जो कच्चा माल है, मतलब रॉ मटेरियल जो है कॉटन, एज अ कॉटन हम उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। उसके बाद में उसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाता है, फाइबर का मतलब थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उसको कपड़ों में बदल दिया जाता है, फिर वही कपड़ा हमें वापस से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अंदर सबसे मेजर रोल प्ले करता है जापान। जापान हमसे क्या करता है, सबसे बड़ा इंपोर्टर है जापान हमारा, जो हमसे कॉटन लेता है एज अ रॉ मटेरियल और फिर इसको कन्वर्ट करके हमें ही दे देता है। चलो कोई बात नहीं, मान लेते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन कब तक देखेंगे आगे। मेरे हिसाब से कॉटन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे एक और फाइबर क्रॉप देख लेते हैं जो कि है जूट। फाइबर क्रॉप में सेकेंड इंपॉर्टेंट और मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट जूट। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, ऑफ कोर्स जूट को कहा जाता है। इसको किस तरह का टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है, और मॉनसून एरियाज में ये ग्रो होता है। कुछ डेल्टाई रीजन्स हैं, डेल्टिक रीजन्स में भी, जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन्स हैं वहां पर भी आप जूट को ग्रो कर सकते हो। टेम्परेचर, अब देखो मॉनसून क्रॉप है, वार्म टेम्परेचर चाहिए। इसके पहले वाले जितने भी हमने पढ़ा था उसमें टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री से ज़्यादा जाता था, बट यहाँ पे 37 डिग्री तक जाएगा। थोड़ा सा गर्म इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, गर्म माहौल इसको चाहिए होता है। रेनफॉल की बात की जाए, ऑब्वियसली किसी भी प्लांट को फाइबर अगर चाहिए, ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करना है, तो पानी भी भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में चाहिए होगा। तो लगभग 120 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर्स तक इसको रेनफॉल चाहिए होगा। सॉइल की बात करें तो सॉइल में लोमी सॉइल, क्लेई सॉइल और सैंडी सॉइल इसको एक सूटेबल सॉइल्स हैं इसके लिए। और फिर वही बात कि एक और ऐसी सॉइल जो हर जगह आ जाएगी, हर जगह फिट कर सकते हो, और वो है आपका एलुवियल सॉइल। लेकिन एलुवियल कौन सी, न्यूली। अब दो तुम सॉइल को जानते हो, एलुवियल सॉइल के भी 2 टाइप्स आप जानते हो, एक होता है आपका खादर, एक होता है आपका भाबर। खादर वाला जो सॉइल होगा वो इंपॉर्टेंट है, खादर सॉइल इसके लिए इंपॉर्टेंट है, खादर एलुवियल सॉइल। प्रोडक्शन की बात की जाए तो इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल, आसाम, इसके अलावा आप थोड़ा सा और आगे चले जाएंगे तो मेघालय, उड़ीसा, ठीक है। इन सभी प्लेसेस पे जो जूट है वो ग्रो किया जाता है। और वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो इंडिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इंडो चाइना बॉर्डर्स, थाईलैंड, म्यांमार, इंडोनेशिया, ताइवान, चाइना एंड नेपाल वो जगह हैं जहाँ पे जूट को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी हमने जो आज देखा है दैट इज़ जस्ट फाइबर क्रॉप्स। इसके अलावा हमने कुछ नॉन फूड क्रॉप्स को देखा, उनके ऊपर एक बार फिर से नज़र डाल देते हैं। हमने हॉर्टिकल्चर से शुरुआत की और इसमें हमने देखा कि इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्ट, जिसमें हम प्लांट्स वगैरह को ग्रो करते हैं, फ्लावर्स वगैरह को ग्रो करते हैं, फ्रूट्स वगैरह को ग्रो करते हैं, और उसको फिर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर हमने देखा कुछ नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर, जिसमें रबर को हमने देखा, रबर के अलावा हमने टबैको को देखा, उसके अलावा कॉटन और जूट के ऊपर हमने बात की।
तो इस तरह से हमने लगभग मेजरली जितनी भी क्रॉप्स थी, जितने भी हमारे यहाँ हार्वेस्ट किया जाता है जिन अलग अलग क्रॉप्स के ऊपर, उन सब को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अब जो हम पढ़ेंगे कुछ अलग अलग टेक्निक्स हैं, कुछ इससे जुड़े हुए कुछ कंसेप्ट्स हैं, उसको हम देखेंगे पर पैरेलली। एंड इसके साथ में मैं कोशिश करूंगा कि एक बच्चे का भी रिक्वेस्ट भी है कि मैप वर्क जो है उसको भी कंप्लीट कराना है टर्म 1 के लिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इस चैप्टर के साथ साथ पैरेलल एक मैप वर्क वाला भी जो एक सेशन है वो मैं अपलोड करूँ, तो आप उसके साथ बने रहें। इस वाले चैप्टर को लेकिन छोड़ना मत, थोड़ा लंबा चैप्टर हो रहा है, लेकिन नो डाउट इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज में, टर्म 1 में बहुत सारे और एनटीएससी के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। एक चार्ट बना लीजिए, बार बार मैं रिपीट करता हूँ, चार्ट बना लीजिए, सारी क्रॉप्स को एक तरफ लिखिए, फिर उसके पैरेलल जो भी टेम्परेचर है, रेनफॉल है, एक आइडल सॉइल जो है, प्रोडक्शन स्टेट्स जो है, मेजर रैंक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको उस चार्ट में बनानी है। ये लगभग चैप्टर सॉल्व हो जाएगा अगर उस चार्ट को अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करते हैं इससे जुड़े कुछ और कंसेप्ट्स के ऊपर, और साथ ही साथ कल के लेक्चर में हम कोशिश करेंगे देखने की मैप्स को भी। ठीक है, तो मिलते हैं कल और बस पढ़ते हैं आगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।